हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं सेक्टरल इश्यूज़ इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका जर्नी कलेक्टिव का सब्जेक्ट है जो कि सेमेस्टर आपके 8th में है। अभी तो हम 8th के लिए डिस्कस करेंगे। वैसे ये सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 6th एंड 4th में भी है, तो आप कोई भी सेमेस्टर में हो उसके लिए वीडियो देख सकते हो। लेकिन अभी सेमेस्टर 8 के एग्ज़ाम है तो मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो नोट्स के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है वो देखनी होगी, उससे आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे मिलेंगे। वैसे बता दूं, नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी पैसा नहीं लगेगा नोट्स परचेज़ करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 0 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। नाउ यहाँ से देखते हैं पहले सिलेबस में हमारी ये यूनिट्स है। तो यूनिट 1 का देखो, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस तक एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस कैसी थी। आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस इन कंटेस्ट ऑफ लैंड एंड लेबर। ठीक है, फिर यूनिट 2 है पॉलिसी इन्वायरमेंट, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रल कंसर्न्स, एमएसपी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, सब्सिडीज, कैश ट्रांसफर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैपिटल फॉर्मेशन। देन यूनिट 3 है करंट इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या करंट अभी जो फिलहाल में इश्यू आ रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के साथ वो हैं। देन यूनिट 4 है ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सीन इन इंडिया, ट्रेंड इन ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड चेंजेस। सो अगर ये आपका सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, अगर किसी को भी डाउट है कि ये 4th सेमेस्टर में नहीं या फिर इस हमारे लिए बना है या नहीं ये 1 शॉट, तो आप सेमेस्टर वाइज अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। तो ये 4 यूनिट्स मैं कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में इसको कहते हैं ना कि बांटा है, फिर उसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से देखना तभी समझ आएगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, यूनिट नंबर 1 से ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एग्जामिन ट्रेंड्स इन आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, इवेल्युएट द रोल ऑफ लैंड लेबर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यूनिट 1 का एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी यूनिट कवर हो गई एक्चुअली। देखो मैं बता दूँ तो सबसे पहले परफॉर्मेंस देखनी है इंडियन एग्रीकल्चर की। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंड्स देखने हैं आउटपुट के अंदर, एंड ट्रेंड्स देखने हैं प्रोडक्टिविटी के अंदर, देन ग्रोथ देखनी है प्रोडक्टिविटी के अंदर, और फिर रोल क्या था लैंड एंड लेबर का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वो देखना है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गई, तो बचा कुछ नहीं है। अभी हम आंसर को देखते हैं। तो एग्रीकल्चर हैज़ प्लेड सेंट्रल रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। तब से लेके आज तक एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती बाड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप गाँव में देखोगे लोग उसी पे डिपेंड रहते हैं। एट द सेम टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी। जब 1947 में इंडिया एग्रीकल्चर वॉज कैरेक्टराइज बाई, उस टाइम पे इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी लो प्रोडक्टिविटी की, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे थे उतना आ नहीं रहा था, मतलब जितना हम चाह रहे थे कि इतना प्रोडक्शन हो जाए उतना नहीं हो रहा था। हमें डिपेंड होना पड़ रहा था मॉनसून्स पे, बारिश पे डिपेंड होना पड़ रहा था। ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नहीं थे, सीड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स हैं ये सब नहीं थे। फूड की शॉर्टेज थी, लोग इतना नहीं उगा पा रहे थे जितना वो खा सकते हैं, उससे भी बहुत कम। ठीक है, और एक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो ये चैलेंजेस है जो उस टाइम पे लोग फेस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे चैलेंजेस आप लिख के आ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओवर द डिकेड्स एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, धीरे धीरे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनी, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, इंस्टीट्यूशंस बने, सेक्टर्स बने, उसकी वजह से हमारी इंडिया में जो एग्रीकल्चर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया हमारा भारत। फूड, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क। और बताऊँ मिल्क का तो फर्स्ट लार्जेस्ट है ये भारत के अंदर यूपी, 16% मिल्क यूपी में बनता है, और सेकेंड है यूरोपियन यूनियन, थर्ड है यूएसए। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद है एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस लेके आज तक कैसी एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस रही। तो हम इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट फेजेस में। तो हम फर्स्ट फेज पढ़ने वाले हैं।
प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड जो कि 1947 से लेके 1965। तो देखो एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस पढ़नी है 1947 से लेके आज तक, आज है 2026। तो हम इसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 1947 से लेके कहाँ तक की देखेंगे, पहले देखेंगे 1965 तक की, उसके बाद हम आगे की देखेंगे। तो देखो पहले 1965 तक क्या हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन स्लो थी। जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। लार्जली हमें अब भी डिपेंड होना पड़ता था बारिश पे, ठीक है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिससे हम कुछ वाटर वगैरह स्टोर करके रख सकें। प्रोडक्टिविटी भी लो थी उस टाइम तक 1965 तक, और मेथड भी ट्रेडिशनल फार्मिंग के यूज़ किए जाते थे और लिमिटेड जो आउटपुट आता था, इनपुट वो थे। फूड शॉर्टेज था इंडिया के अंदर, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं, जो कि एब्लोइज करते हैं इंटरमीडिएटरीज को, और कंडीशंस जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी इम्प्रूव करते हैं। अब ये इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, तो लेट मी टेल यू। देखो ये आपका खेत है, लेट्स से ये आप हो, ये क्या हो गया भाई, हाँ एक सेकेंड। देखो ऐसा होता है कुछ कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपका खेत है यहाँ पे, और ये आपके पापा का खेत है, ठीक है। तो आपका दोनों का अलग अलग खेत है। अब एक इंसान यहाँ पे, ये ट्रायंगल बनती है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो वो मेन प्रॉब्लम थी वो एब्लोइज कर दी गई थी। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। ये आपके पापा का खेत है, ठीक है, हमने माना ये आपके पापा का खेत है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें से कुछ परसेंट रिवेन्यू इसको देना होता है। लेट्स से 16% दे दिया हमने इसको, फिर ये क्या करेगा, ये इसको जमा करवाएगा कहाँ पे, सरकार के पास, ठीक है। यहाँ पे ये सरकार है, तो ये सरकार के पास ये पैसा लेके जाएगा, फिर ये सरकार रखेगी इस पैसे को। तो एक्चुअली में इसके पास, जिसने बोया था उसके पास कितना पैसा बच रहा है, बहुत ही कम, लिमिटेड अमाउंट बच रही है। तो वो लिमिटेड अमाउंट से तो ये अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकता तो उससे क्या रहेगा, ये उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये लैंड रिफॉर्म्स को रिमूव किया गया, यहाँ से एब्लोइज कर दिया गया। और जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं, जो कि हमने इंटरमीडिएटरीज कौन होती हैं, ये लोग, ये तो आप थे, ये तो आपका खेत था, लेकिन ये जो है और ये दोनों इंटरमीडिएटरीज हैं, इनको रिमूव कर दिया गया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड फेज़ हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, हम फेज़ वाइज कर रहे हैं ना। तो ये है 1985 तक, ठीक है। ये सेकंड फेज़ है, 1965 से लेकर 1985 तक की बात करेंगे हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई, पेस्टिसाइड्स, जिससे जो हमारा प्रोडक्शन था वो बहुत इंक्रीज़ हुआ। स्टेट्स हैं कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा, UP, इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन से। व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स, एंड एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, हम लोगों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पे डिपेंड नहीं होना पड़ा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई। उसके बाद हम थर्ड डिवाइड करते हैं 1991 के बाद क्या हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोर्ड, चेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केट, ट्रेड पॉलिसी, जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जो ग्रीन HYV सीड्स आया था, और LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आए थे ये चीज़ें, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, चेंजेस आए एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रेड की पॉलिसीज़ बदल गई थी इस टाइम पे, और ग्रोथ कंटिन्यू रही लेकिन अनइवन हो गई क्रॉस रीजन और क्रॉप। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे अच्छा इफ़ेक्ट तो हरियाणा और UP पे ही पड़ा था ज़्यादा, उसके बाहर ये नहीं जा पाए ज़्यादा चीज़ों पे, ठीक है। ग्रेटर एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर, डायरी, फिशरीज, एलाइड एक्टिविटीज़। फिर कंसर्न रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी डिक्लाइन, सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर डिप्लेशन इमर्ज। अब जब सॉल्यूशन निकलेंगे तब उसके साथ क्या निकलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी उस सॉल्यूशन के साथ साथ। उसके बाद आता है आउटपुट ग्रोथ। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 50 मिलियन टन्स इन अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 300 मिलियन, 50 मिलियन टन से लेकर 300 मिलियन टन तक फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इंडिया बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया राइस, व्हीट, मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में।
ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू फूड सिक्योरिटी। अब हमारे पास खाना भी ज़्यादा था तो फूड सिक्योरिटी बन गई। हमें ऐसा नहीं था कि एक बार अगर पूरे देश में कोई मतलब ये वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करेगा तो खाना ख़त्म हो जाएगा, नहीं, फूड की सिक्योरिटी थी। रूरल का लाइवलीहुड बन चुका था ये। डाइवर्सिफिकेशन इनटू हॉर्टिकल्चर जहाँ पे एक से ज़्यादा फसल बनाई जाती है। लाइफ स्टॉक फिशरीज फर्दर स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर आउटपुट, जहाँ पे हम यहाँ पे फिश के रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जो भैंस वगैरह पालते हैं ना, गाय वगैरह, उनको बोलते हैं, ठीक है। अब है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड लेबर, मतलब ये आपका खेत है, इसमें आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर वो आउटपुट, अगर जैसे कि आपने अब की बार 3 बोरी प्रोड्यूस की, अगर ये 3 बोरी अगली साल 6 बोरी बन गई तो क्या हुआ आपके यहाँ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई, मतलब आउटपुट जो है वो बढ़ गया, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हुई ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, और फिर वीट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, HYV सीड्स हमने यूज़ करी उसकी वजह से। बेटर रिसर्च है ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, और प्रोडक्टिविटी लोअर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रही उस टाइम पे अक्रॉस द स्टेट्स भी, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लैंड का क्या रोल था, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लैंड का क्या रोल था। एग्रीकल्चर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ज़मीन पे, तो ज़मीन का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। तो हम वो रोल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थी फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा लैंड रिफॉर्म सच एज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे आए थे, क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म्स आए थे। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स आए थे तो उन्होंने क्या कर दिया, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, टेनेंसी रिफॉर्म्स हटा दिए, लैंड सीलिंग लॉ लगा दिया। जैसे कि ये एक खेत है, पहले क्या होता था, एक गांव में सेठ होता था, उसके पास सारे खेत होते थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, सेठ से सारे खेत गवर्नमेंट ने ले लिए, और जैसे गांव में 10 लोग हैं तो ये खेत आधा आधा सभी को दे दिया गया, जैसे 10 लोगों के हिस्सों में ये डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर देते थे उस टाइम पे वहाँ पे वो लोग, ठीक है। तो ये लैंड सीलिंग लॉ है, इससे एफिशिएंसी और इक्विटी, लोगों में समानता की भावना आ गई फिर उसके बाद है इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी धीरे धीरे। फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग, लैंड को डिवाइड कर दिया गया। एक्सेसिव यूज़ करने लगे लैंड का, और केमिकल इनपुट डालने लगे। केमिकल इनपुट जैसे जैसे वो डालने लगे उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, और सोयल घटने लगी, डिक्लाइन, फर्टिलिटी भी ख़राब होने लगी उस लैंड की। तो ये भी प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे। अब दूसरा देखो, एक तो एग्रीकल्चर आप करोगे ज़मीन पे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उस एग्रीकल्चर को संभालेगा कौन, तो वो कौन संभालेगा, लेबर। तो अब ये लेबर संभालेगी, तो यहाँ पे ये लेबर संभालेगी, तो एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू एम्प्लॉय ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर पे लार्ज जो पॉपुलेशन है वो काम करती रही। अवेलेबिलिटी ऑफ अबेंडेंट लेबर बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी ना चाहिए ना उससे भी ज़्यादा लेबर है। मैकेनिज़्म इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, उसकी वजह से जो लेबर है उसकी डिमांड कम हो गई, बिकॉज अब मशीन से, तो मशीन्स के टाइम पे लेबर की डिमांड नहीं रहेगी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जैसे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये एक खेत है, इसमें हमें चाहिए 4 वर्कर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली है वो सारी काम कर रही है, मतलब फैमिली में आप 7 लोग हो, 7 के साथ काम कर रहे हो यहाँ पे। तो 3 जो लोग हैं फालतू, जो जिसका नहीं चाहिए था हमें, वो 3 लोग फालतू काम करें, तो वो 3 लोग कौन हो, किस कैटेगरी में आए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर यहाँ पे हमने स्किल्स बढ़ानी पड़ी तभी तो हम फार्मिंग में काम कर पाएंगे, हमें मशीन सीखनी होगी अब, तभी हम एक लेबर की तरह काम कर पाएंगे, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, सबके पास छोटी छोटी ज़मीन थी, तो उसकी वजह से चैलेंजेस आ गए। डिपेंडेंस ऑन मानसून रेनफॉल, डिपेंड होना पड़ता था बारिश कब आएगी रीजन पे। रीजनल डिस्पेरिटीज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो वो हरियाणा और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा आया और कहीं पे नहीं हुआ है उससे इम्पैक्ट। तो यहाँ पे रीजनल डिस्पेरिटी मतलब कुछ इलाकों में उसका प्रभाव पड़ा। राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, अब मशीन्स हैं उनका रेट बढ़ रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, अब आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, केमिकल्स यूज़ करने से क्या हो रहा है, केमिकल इनपुट्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी सोइल ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, क्लाइमेट ख़राब हो रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हमने फेस किए उस टाइम पे। लो लेवल इनकम हो गई बहुत सारे फार्मर्स की, तो ये आपका
कंक्लूजन है जो अभी तक हमने पढ़ा, सो लेट्स रीड इट। इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिसी सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इन तीनों की वजह से इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट की। द कंट्री हैज़ मूव्ड, कंट्री ने मूव किया फ्रॉम फूड सिक्योरिटी, पहले हमारे यहाँ पे क्या थी, फूड की सिक्योरिटी थी, मतलब फूड बहुत कम था खाने को, ठीक है, उससे आज इंडिया क्या है, फूड जो सेल्फ सफिशिएंस है, जितना चाहिए उतना है इंडिया के पास आज भी, दोनों प्रोडक्ट भी आउटपुट दोनों हमने इम्प्रूव किए। चैलेंजेस भी हैं आज इसमें, चैलेंजेस बात करें तो देखो, एक तो इन्वायरमेंट को चैलेंजेस, दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट, फार्मर्स की इनकम कम है, और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बताया कुछ इलाकों में काम कर पाए, इसलिए हमें रिक्वायर है पॉलिसी अटेंशन करने की, उसी से हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो ये हमारा था कंक्लूजन, जो कि सारे आपके क्वेश्चन को कंक्लूड करता है एक पैराग्राफ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनालाइज मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से 1947 में और आज 2026, तो यहाँ जब थे उससे यहाँ कैसे आए, कितना चेंजेस हुआ, क्यों हुआ, वो सब देखना है। टेक्नोलॉजी की वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, सारी देखना है कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड, लेबर, अदर इनपुट। ये आपका खेत है, इसमें आपने कितना बनाया, आज के साल लेट्स से 3 बोरी, नेक्स्ट ईयर आपने 6 बना दी, तो ये आउटपुट जब आपका बढ़ रहा है, ये आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल मतलब होता है। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई अच्छी अच्छी, ठीक है। इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, पहले हम स्कैरसिटी, पहले हमारे पास फूड की कमी होती थी, लेकिन आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास सब कुछ है खाने को। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहले ये देखने वाले हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन हुआ HYV सीड्स का ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, और फिर इससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, ठीक है। तो HYV सीड से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। एक्सपेंशन इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमें अब कम डिपेंड होना पड़ता था मॉनसून पे, और हमारी एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हुआ। हमने जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी, उनका यूज़ करना ज़्यादा कर दिया स्टार्ट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे साइंस के लिए नासा वगैरह हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए, ताकि वो रिसर्च करें कि इस क्लाइमेट कंडीशन में आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। वो सब, जैसे वीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमने HYV सीड्स यूज़ किए। इरिगेशन जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हुआ। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं अब हम लोग। इंस्टीट्यूशनल में क्या, लैंड रिफॉर्म सच एज एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, सबसे पहले आए थे यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहला जो रिफॉर्म आया था वो था, यहाँ पे मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता। तो यहाँ पे जो सबसे पहले रिफॉर्म आया था वो था आपका, एक सेकेंड, हाँ चलो भाई नहीं हो रहा। तो जो सबसे पहले यहाँ पे आपका रिफॉर्म था वो है आपका लैंड रिफॉर्म्स, जिससे आपके ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया गया, ठीक है। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स, जो कि आपको स्कैरसिटी जो थी उससे इम्प्रूव करता है और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। लैंड सीलिंग लॉज आए, जिससे जो एक के पास तो इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि वो लोगों को दिहाड़ी मजदूरी पे रख रहा है, एक के पास कुछ है ही नहीं, तो सबकी लेके गवर्नमेंट ने सबको बराबर बराबर बांट दी। उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड वगैरह का एक्सेस दे दिया गया, इनपुट मार्केट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई। तो ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसमें 4 रिफॉर्म्स आए थे, जैसे कि यहाँ पे डायरी कोऑपरेटिव है, सच एज अमूल इम्प्रूव एग्रीकल्चर रूरल इनकम, उनकी बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अमूल का यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से उसके अंदर ये सब हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपकी जो चीज़ है, जो भी आपने कुछ बनाया है, उसका ये मिनिमम प्राइस होगा, इससे नीचे ऊपर नहीं ले सकते। मतलब ऊपर ले सकते हो, फ्लक्चुएट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, इरिगेशन, रोड्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सिडीज़ देने लगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर्स पर क्रेडिट देने लगी बैंक के थ्रू, रूरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। तो ये थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि उन्होंने अडॉप्ट की एग्रीकल्चर को, सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए।
उसके बाद कैसे क्या ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो देखना है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है उसके अंदर क्या ग्रोथ हुई। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हैज़ बीन, एक सेकेंड, हाँ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हैज़ बीन हायर इन इरीगेटेड रीजन्स कंपेयर टू रेनफीड रीजन। मतलब उन जगहों पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई थी जहाँ पे बारिश आ जाती थी। जैसे राजस्थान में ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती तो वहाँ पे कम थी, लेकिन हरियाणा के कंपैरिजन में हरियाणा में बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ थी। मैकेनिज़्म इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मशीन्स आई तो उससे जो फार्मिंग का मेथड है वो इम्प्रूव हुआ, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। बेटर एक्सटेंशन सर्विसेज, फार्मर्स अडप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, हम एक टाइम पे एक ही चीज़ बोते थे खेत में, लेकिन अब क्या होता था, हॉर्टिकल्चर, एक टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें बो सकते हो। डायरी, फिशरीज़, आप खेत के साथ ये भी चीज़ें संभाल सकते हो, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। इफ़ यू हैव मनी देन आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे बीज खरीदोगे, फिर उनको बोओगे तो और अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और मैंने कभी भी नहीं कहा आपको कि आप मतलब बिल्कुल इनको डेटो ऐसे याद मत करना, आप बिल्कुल डेटो याद करके लिख सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। एंड डू इट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है, कर लेना। हमारी चैनल का नाम है ये, मैंने चेंज कर दिया एक्चुअली, अभी बताना वैसे कैसा है। उसके बाद है हमारा ये चैलेंजेस अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो कि इस प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करें। एक तो स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, अब क्या है, आपके पास एक के पास इतनी खेत है, फिर दूसरे के पास इतना है, फिर तीसरे के पास इतना, तो क्या करोगे, एक बार इसमें लाओगे चीज़ें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब आपके पास एक खेत यहाँ पे है, दूसरा खेत दूर जगह पे, तो पहले आप यहाँ पे काम करोगे, फिर यहाँ से खेत में ट्रैक्टर आ गए जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ से वो ट्रैक्टर यहाँ पे आएगा, तो मतलब कितना भाड़ा वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो इससे सोइल की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है। वाटर स्कैरसिटी है, डिक्लाइन ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज एंड इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न है, जो से अनसर्टेनिटी हो रही है। लोगों को अब भी डिपेंड होना पड़ रहा है फार्मिंग की उस पर, रेनफॉल पे, ठीक है। अब ये आपका कंक्लूजन है जो कि हम देखेंगे डिटेल में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंटली, बिकॉज ऑफ, क्यों इंप्रूव हुई, एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स आए, इरिगेशन डेवलपमेंट, प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़, इन लोगों ने मतलब इन चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इससे हमारा आउटपुट बढ़ा और फिर फूड सिक्योरिटी आई। चैलेंजेस भी हैं जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड वगैरह ख़राब हो गई हमारी, रीजनल इनइक्वलिटी, जैसे हरियाणा में तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ। फिर इन भी चीज़ों को हमें एडजस्ट करना ज़रूरी है, एड्रेस करना ज़रूरी है, तभी हमारे अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब हमने बात करी फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इफेक्टिवनेस, इंडिया फूड सिक्योरिटी की क्या क्या पॉलिसीज आई, एड्रेसिंग हंगर, माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी, तो ये चीज़ें डिस्कस करनी है अब हमें। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इम्पोर्टेंट गोल क्या है, इंडिया का डेवलपमेंट हो, और इंडिया ने ये अचीव भी किया है। किसकी कैसे अचीव किया, तो वो देखो, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा के फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है हंगर वगैरह की, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी अब भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही हैं जो कि फूड की इन चीज़ों पे फोकस कर रही है, ठीक है। तो पहले देखते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ, अफोर्डेबल फूड एट ऑल टाइम। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको खाना मिलता हो, मतलब आप ये कह सकते हो ऑल पीपल हैव एक्सेस, सबके पास एक्सेस हो सफिशिएंट फूड का, मतलब जिनको जितना फूड चाहिए उनको उतना मिले, और वो फूड अच्छा हो, सेफ हो और अफोर्डेबल हो, मतलब वो पैसे से ख़रीद पाएँ, इतना अफोर्डेबल वो होना चाहिए। तो ये है फूड सिक्योरिटी। इसके अंदर आता है आपके पास फूड अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा फूड असेसिबल होना चाहिए, आपके पास वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तीसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, आप उतना पैसा दे सकते हो। ऐसा तो नहीं है, फूड तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन देखो
अब एक थाली 1000 रुपये की मिलती है, ठीक है। फूड तो है हमारी इंडिया के पास, लेकिन एक थाली 1000 की है, तो जो बेचारा हर एक दिन में मतलब वो 1000 रुपये उसके पास महीने के नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगा उस फूड को। और वो तो एक दिन का है 1000 रुपये, वो कैसे क्या करेगा। और एक नहीं है वो, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या होगा, फूड अफोर्डेबल नहीं है इस कंडीशन में। तो हमें क्या करना होगा, एक थाली 10 रुपये की 100 रुपये की करनी होगी। और जगह पे डिपेंड करती है, दिल्ली के अंदर आप इंक्रीज़ कर सकते हो प्राइस, लेकिन आप जब रूरल एरिया में जाते हो तो वहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ए कंट्री इज़ फूड सिक्योर व्हेन पीपल डू नॉट फेस हंगर, लोग भूखे ना रहें और फूड की शॉर्टेज ना हो, तब हम बोल सकते हैं ये जो कंट्री इसके पास फूड सिक्योरिटी। और ये कैसे अचीव की जाती है, अब कुछ लोगों के पास खाना नहीं रहता, वो खरीद नहीं सकते उस चीज़ों को, तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे कि ये आपकी पॉवर्टी लाइन होती है, लेट मी टेल यू, हाँ ये आपकी पॉवर्टी लाइन होती है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ ये आपकी पॉवर्टी लाइन होती है। इससे जो ऊपर आपकी इनकम होती है, जैसे कि हम कोई भी इनकम बोल सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप बीपीएल राशन कार्ड वाले हो, और इससे नीचे है तो आप एपीएल, सॉरी मैंने गलत कर दिया, हाँ ये आप उल्टा कर लेना, जैसे कि मैं फिर से ही बता देती हूँ। देखो ये आपकी लाइन है पॉवर्टी की, अब इससे आप ऊपर हो तो एपीएल राशन कार्ड के हो, और इससे नीचे तो बीपीएल हो। तो जो बीपीएल हैं या फिर उससे भी नीचे वाले हैं, तो इनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन मिलता है हर महीने, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड सब्सिडी प्राइसेस भी बहुत ही कम प्राइस चार्ज होता है, इवन नामात्र होता है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मीन्स एक्सेस टू बैलेंस डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैलोरीज। मुझे ये तो नहीं पता आप लोगों को मिलता होगा या नहीं, जैसे कि गाँव में क्या होता है, आंगनबाड़ीज़ होती हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको खाना दिया जाता है, ये न्यूट्रिशंस वगैरह बैलेंस डाइट दी जाती है, ठीक है। तो हर गांव में होना चाहिए वैसे ऐसा, बट होता है, ठीक है। इट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ फूड, यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है, कैसा फूड है, ये नहीं देखा जाता कितना खाना दे रहे हो, नहीं, यहाँ पे देखा जाता है कैसा है। गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो कि आपकी फिजिकल ग्रोथ, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे माने जाते हैं। ए पर्सन may have enough rice or wheat but still suffer from malnutrition due to lack of protein। एक इंसान के पास गेहूँ राइस वगैरह हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जो माल न्यूट्रिशन है उससे सफ़र कर रहा है, बिकॉज वो उसके पास प्रोटीन्स नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो कि ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब मेजर फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं जो कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट लेके आई। तो सबसे पहले पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों में बांटता है राइस, व्हीट और कुछ अदर चीज़ें, जैसे कि ऑयल वगैरह भी कर रहा है अभी। तो ये हेल्प करता है पुअर हाउस होल्ड को, ताकि वो अपनी बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल कर पाए। और ये सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है, क्या इम्प्रूव किया इनने, लोगों को खाना मिल पा रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल को जो कि बिल्कुल गरीब है, वो कमा नहीं पा रहे अच्छे से, तो उनको खाना मिल पा रहा है। तो ये पीडीएस हो गई पहली पॉलिसी, ये है सरकार की। दूसरी पॉलिसी यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो सेकंड पॉलिसी ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट लीगल इंटाइटलमेंट है सब्सिडी फूड ग्रेन। अगर आपको वैसे जो गेहूं है वो 1000 रुपये के भाव में मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सरकार 500 रुपये के भाव में देगी, ठीक है। ये नियरली 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कवर है इस स्कीम के अंदर, और इसका एम होता है कि गरीब जो भूखमरी है उसको हटाएं और फूड की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। तो सेकंड पॉलिसी। और थर्ड पॉलिसी है मिड डे मील, जो कि सरकारी स्कूलों में होता है मिड डे मील, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड पॉलिसी है। फ्री मील्स दिया जाता है स्कूल्स में चिल्ड्रंस को। ये स्कीम्स कब स्टार्ट हुई थी, तो सॉरी ये तमिलनाडु के अंदर 1 तारीख को 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर ये पहली स्टेट है जहाँ पे स्टार्ट हुई थी। इससे इम्प्रूव होता है चाइल्ड में न्यूट्रिशन, और ये चिल्ड्रंस के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि पुअर फैमिली से आते हैं उनके लिए। फोर्थ स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे ये स्कीम किसकी बात करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चिल्ड्रन और मदर दोनों को, ठीक है। हेल्प करती है ताकि आपके बीच में जो न्यूट्रिशंस की कमी है उसको रिड्यूस कर सके आप और आपके बच्चे दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि न्यूट्रिशनल चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला माल न्यूट्रिशन, लोगों के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं स्टर्निंग, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। वास्टिंग और अंडर वेट कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा कम वेट है उनका, मिनिमम वेट होना चाहिए उतना भी नहीं है। वेट कैसे मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की से, ठीक है।
डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की, विटामिन ए वगैरह की, विटामिन बी, इन सब की। पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी है और न्यूट्रिशंस तो वो खा ही नहीं पा रहे, तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। उसके बाद पोवर्टी रिडक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट है। फूड सब्सिडी प्रोग्राम दोगे तो आपका फूड पे बर्डन कम आएगा, एक्सेस हो जाएगी ये अफोर्डेबल फूड, ताकि फिर लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को सोशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, जब इकोनॉमी बहुत ही हार्ड हो रही है उस टाइम पे भी। रूरल एम्प्लॉयमेंट और फूड ग्रेन हेल्प करती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी आ गई इंडिया के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए ये होती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है। अब ये फूड सिक्योरिटी पॉलिसी आई तो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो लिमिटेशंस अभी हमें देखनी है कि लिमिटेशंस क्या हैं उनकी। तो यहाँ पे देखो अभी हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस। तो लीकेज, करप्शन हैव अफेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ सम रीजन्स, जैसे कि क्या है, सरकार ने भेजे बहुत सारा फूड भेजा, लेकिन बीच में जो आपको देने वाला फूड है सरकार का जो बंदा है वो फूड को अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो ये लीकेज, करप्शन वगैरह की प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशनल आउटकम हैव इम्प्रूव्ड स्लोली कंपेयर टू फूड अवेलेबिलिटी, मतलब फूड तो जल्दी से आपको मिल जा रहा है लेकिन न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही। रीजनल इनइक्वलिटीज़ आ रही है और एक्सेसिव फोकस हो रहा है राइस और व्हीट पे, इससे डाइटरीज जो फूड हैं वो कम जो आपके पास जा रहे हैं। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है कुछ एरियाज़ में, जहाँ पे हम स्टोरेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते चीज़ों को। अब आप सरकार को क्या क्या सजेशंस देना चाहोगे। सजेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको सजेशंस भी पढ़ के जाना है, मतलब करके आना है वहाँ पे। तो एक तो डाइटरी जो डाइवर्सिटी है वो इम्प्रूव करो। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क वगैरह बांट सकते हो, जैसे सरकारी स्कूल में मिल्क पाउडर से मिल्क खिलाते हैं। अब है इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन और हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। अवेयरनेस बढ़ाओ लोगों के अंदर कि आप जितना न्यूट्रिशन हो सकते उतना कंटेन करो, जितना हेल्थी ईटिंग हैबिट्स रखो, जो जंक फूड है वो उसको अवॉइड करो जितना कर सकते हो उतना। फूड सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथ करो, वहाँ पे करप्शन नहीं होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ें करो। इंक्रीज़ करो सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जो आपने बनाए थे उनको और अच्छे से देखो। प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट क्रॉप्स है उनका इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो ये आप सजेशंस दोगे सरकार को। Conclusion. India had made significant progress in improving food security through programs, public distribution system, NFSA, midday meal, ICDS. आपको अभी क्या करना है, अभी कमेंट करना है और इसकी NFSA की और ICDS की फुल फॉर्म बतानी है। एंड मिड डे मील कौन सी स्टेट में इंडिया के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो डू लेट मी नो। These policies have helped reduce hunger, support poor household. However, nutritional security remain a challenge and greater attention must be given to balanced diet. मतलब आज भी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हमें हेल्प करती हैं ताकि जो भुखमरी है वो हटे और जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनका हम सपोर्ट कर सकें। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तो वो आज भी चैलेंज है। हमने फूड सिक्योरिटी तो कर ली अचीव, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आज भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है और हमें बैलेंस डाइटरी डाइवर्सिटी पे इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इनके लिए भी हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। सो अभी ये वीडियो अराउंड 32 मिनट्स की हो चुकी है, 32 मिनट्स 40 सेकेंड। तो यहाँ पे अब मैं सबके कमेंट चेक करूँगी किस किस ने मुझे बताया NFSA की फुल फॉर्म, ICDS और मिड डे मील कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तभी पता चलेगा आप अच्छे से पढ़ रहे हो। क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ MSP। तो अब MSP का रोल क्या है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, सब्सिडीज, कैश ट्रांसफर इन प्रमोटिंग फार्म इनकम, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के। गवर्नमेंट यूज़ करती है इन चीज़ों को, जैसे कि कौन सी चीज़ों को, MSP को, सब्सिडीज़, कैश ट्रांसफर, ताकि वो क्या करे, ताकि वो जो फार्मर है उसको प्रोटेक्ट कर सके अनसर्टेनिटी से। इनकरेज करे प्रोडक्शन को, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो इन चीज़ों को करने के लिए सरकार ये काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक मिनिमम प्राइस होता है किसी भी चीज़ का जिसके गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप फ्रॉम फार्मर। जैसे आपने व्हीट उगा रखे थे आपके खेत में, तो सरकार क्या बोलेगी, मुझे व्हीट दे दो, ये मिनिमम प्राइस है 1000 रुपये किलो सबको, ठीक है, सबके लिए ये इतना ही है, तो ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है। आपका अगर मार्केट में नहीं बिक रहा तो सरकार ले लेगी, डोंट वरी अबाउट दैट।
ये एक्ट करता है सेफ्टी नेट, प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को, जिससे उनको जो अगर एकदम से प्राइस गिर गए मार्केट के तो सरकार को इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको फार्मर्स को नहीं पड़ेगा। एमएसपी इंकरेज करता है फार्मर्स को कि आप बेटर अच्छे से अच्छे सीड्स लेके आओ, फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी, जिससे आपका आउटपुट बढ़े, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आप सरकार को बेच दोगे। प्राइस कम भी चला गया तो आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली वो सरकार को पड़ेगा। ये इम्प्रूव करता है इनकम सिक्योरिटी, स्पेशली व्हीट और राइस के केसेस में। ये हरियाणा यूपी के अंदर स्पेशली बोए जाते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ का क्या रोल है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एम क्या है इसका, मेंटेन करना बैलेंस बिटवीन फार्मर की इनकम और कंज्यूमर का वेलफेयर। ये इंकरेज करता है प्रोडक्शन एसेंशियल गुड्स का, ताकि नेशनल जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। स्टेबल प्राइस, जिससे रिड्यूस होती है अनसर्टेनिटी, और फार्मर्स को हेल्प करता है कि आप प्लान कर सकते हो किसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। ये पॉलिसी सपोर्ट करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के थ्रू। अब सब्सिडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। सब्सिडीज़ रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हेल्प करती हैं फार्मर्स को परचेज करने के लिए इनपुट्स लोअर प्राइस पे। जैसे कि आपको खाद बीज खरीदना है तो आप सब्सिडी लो गवर्नमेंट से और अच्छे प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हो। पावर इरिगेशन सब्सिडीज रिड्यूस करते कल्टीवेशन कॉस्ट की। अब आपके यहाँ पे बिजली नहीं है खेत में, या फिर सिंचाई वगैरह का माध्यम नहीं है, तो उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मशीनरी वगैरह में, तो आप कर सकते हो। क्रेडिट सब्सिडीज़, एक्सेस एग्रीकल्चर फाइनेंस, आप लोन वगैरह ले सकते हो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आपको कंट्रीब्यूट करती है हाई क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर सके ताकि प्रोडक्शन। अब कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को। ये आपको मतलब पैसा चाहिए फार्मर्स को तो ये डायरेक्टली आपको पैसा देगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब मनी से रिलेटेड, तो ये फार्मर्स को मनी प्रोवाइड करता है, अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो। ये अलाउ करता है फार्मर्स को कि डिसाइड कर लो हाउ बेस्ट टू यूज़ द मनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फार्मर के पास 10,000 रुपये है तो आपको कैसे यूज़ करने हैं आप ये डिसाइड कर लो, तो कैश ट्रांसफ़र है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी होते हैं डीबीटी, जिससे लीकेज और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी इम्प्रूव होती है। स्कीम्स जैसे कि पीएम किसान प्रोवाइड करती है इनकम सपोर्ट किसान हाउस होल्ड को, और ये क्या करती है हर महीने मतलब एक साल में लाइक 6,000 या फिर 4K के अराउंड 6 या 4K के अराउंड पैसा भेजती है सरकार किसानों के खातों में। अब इसका कंट्रीब्यूशन एमएसपी का, सब्सिडीज़ का, कैश ट्रांसफ़र का, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है फार्मर की इनकम में। तो एमएसपी आपको इतना प्राइस देगी, अश्योर्ड प्राइस है, तो आपकी इनकम पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। सब्सिडीज़ लोअर प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये भी ठीक है। कैश ट्रांसफ़र आपको इनकम मिलेगी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ये भी टुगेदर ये मेजर्स हेल्प करते हैं रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने में और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन फूड सिक्योरिटी में क्या है, एमएसपी से क्या होगा। अब ये एमएसपी पे आप बेच दोगे आपके जो भी बोया एग्रीकल्चर वगैरह में, तो वो फूड ग्रेन्स जो बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको अनाज, तो वो अनाज किसके पास चल जाएगा, वो चल जाएगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लोगों के पास पहुँचाएगी। तो लोगों के पास कैसे पहुँचाएगी, वो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इंश्योर करती है कि उनके पास बफर स्टॉक हो, मतलब लोगों को भेजना है 10 किलो लेकिन उनके पास है 15 किलो, तो 5 किलो का एक्स्ट्रा है, तो बफर मतलब एक्स्ट्रा रखना है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये सिस्टम हेल्प करता है कि अफोर्डेबल प्राइस पहुँचे पुअर हाउस होल्ड्स के पास। चैलेंजेस क्या क्या है, एमएसपी बेनिफिट कर रहा है लोगों को, लेकिन बहुत ही कम स्टेट और कम क्रॉप्स पे कर रहा है। बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ का तो पता ही नहीं है उनको कुछ उनके बारे में। जब हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट और राइस पे फोकस कर रहे हैं तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कम हो रहा है। जो सब्सिडी बिल्स होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों पर, गवर्नमेंट के ऊपर ओवर यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग सब्सिडीज़ का, फर्टिलाइजर्स का, जिससे इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम आ रही है। अब उनको ये तो नहीं है कि आपका पैसा लगेगा, आप खाद कितने बार डालो, पैसा तो नहीं लगने वाला, कम पैसा लगेगा, तो वो क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें उस चीज़ का। अब सजेशंस आप क्या देना चाहोगे, प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ इंप्रूव करो, ज़्यादा स्टेट्स में पहुँचाओ आप लोग, कल्टीवेशन करो दूसरी क्रॉप्स का भी, जैसे ये गई पल्सीज, ऑयल सीड्स, न्यूट्रिशंस, टारगेटिंग और एफिशिएंसी सब्सिडीज़ दो, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को प्रोवाइड करो। डिजिटल सिस्टम बनाओ जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाए, कैश जिसको चाहिए उसके पास चल जाए। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करो ताकि इनकम भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़े और फिर सस्टेनेबिलिटी भी आए। अब लेट्स रीड इट।
तो यहाँ पे हैं एमएसपी, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, सब्सिडी, कैश ट्रांसफर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, सपोर्टिंग फार्मर एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर। इससे क्या हुआ, दे हैव इंक्रीज्ड प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम का रिस्क कम हुआ और फूड सिक्योरिटी जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएस वो भी इम्प्रूव हुआ। ये रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक दीज पॉलिसीज मोर इंक्लूसिव, एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। ये हमें इन पॉलिसीज़ को अच्छे से और इनमें प्रॉब्लम्स को सुधारना होगा ताकि अच्छी पॉलिसीज़ बन सकें यहाँ पे हमारी। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे काम करता है इंडिया के अंदर, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर रहा है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इसका, तो हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि फूड सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये है कि एक सेकंड, इसका एम होता है प्रोवाइड करना असेंशियल फूड आइटम्स जो कि ज़रूरी है पुअर हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज प्राइस पे ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। असेंशियल फूड आइटम्स ये प्ले करता है क्रूशियल रोल ताकि जो भुखमरी है वो कम हो, पॉवर्टी कम हो, फूड इनसिक्योरिटी, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के जैसे वुमेन्स वगैरह उन सब के लिए। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो वो देखना है हमें। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर फूड ग्रेन्स, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स से फूड ग्रेन्स खरीदती है अनाज एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जैसे कि वीट, राइस वगैरह, ठीक है। और कैसे खरीदती है सरकार, सरकार जाके मांगती तो नहीं है, लेकिन वो फसाई जो FSI जो होता है ना, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये खरीदता है एक्चुअली फार्मर से और फिर ये बेचता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है सिस्टम। अब उसके बाद है हमारा, एक सेकेंड, ये दी प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन, अब हमने फूड ग्रेन खरीद लिया, अब उनको स्टोर किया जाएगा वेयर हाउसेस में और बफर स्टॉक बनाया जाएगा। फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे जो फूड ग्रेन है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, अब वो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि हरियाणा में हरियाणा की गवर्नमेंट को, नायब सिंह सैनी राजस्थान में राजस्थान की गवर्नमेंट को, यूपी में यूपी की गवर्नमेंट को, और जो भी है सिक्किम में सिक्किम की गवर्नमेंट को, तो सबकी गवर्नमेंट के पास ये जाएगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ से गवर्नमेंट के पास क्या पे जाएगा, शॉप्स पे जाएगा, और वो फेयर प्राइस शॉप मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी जो जिसके पास BPL या फिर उससे भी नीचे जो पिंक येलो कार्ड है उनको। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये काम कैसे करता है, कैसे फंक्शनिंग करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो गवर्नमेंट परचेज करती है फूड ग्रेन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर्स से, फूड ग्रेन स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलिजिबल हाउस होल्ड जिनके पास राशन कार्ड है, कौन कौन सा, येलो, पिंक और BPL, तो उनको दिया जाता है ये फूड ग्रेन सब्सिडी रेट पे। बेनिफिशरीज़ को क्या क्या मिलता है, वीट, राइस और कई बार ऑयल वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं उनको। उसके बाद है एग्जांपल, NFSA एलिजिबल हाउस होल्ड रिसीव करते फूड ग्रेन्स हाईली सब्सिडी प्राइसेस पे। अब अचीवमेंट्स क्या है PDS सिस्टम की, एक सेकेंड यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट्स है फूड सिक्योरिटी की, तो वो देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे अचीवमेंट है इम्प्रूवमेंट इन फूड सिक्योरिटी, कि भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है फूड सिक्योरिटी के अंदर। PDS हेल्प करता है मिलियंस ऑफ पीपल हाउस होल्ड्स को जिनको अफोर्डेबल फूड मिल जाए सस्ते में सब्सिडाइज प्राइजेस पे। ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ भुखमरी, हंगर और पुअर फैमिलीज़ के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन, जो पॉवर्टी चल रही थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। वो कैसे, सब्सिडाइज जो प्राइसेस दे रहे हो ताकि सब लोग खरीद सके, तो उससे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है। सेविंग्स बढ़ेंगी अब उस एक्सपेंडिचर से, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हेल्थ केयर पे फोकस कर सकते हैं, और कोई ज़रूरत है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद उनको सपोर्ट मिला ड्यूरिंग क्राइसिस, अब कई टाइम पे इकोनॉमी में क्राइसिस आते तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट मिला। प्राइस सस्टेनेबिलिटी आ गई, ठीक है, प्राइस स्टेबल हो गया, एंड ये हमारी 4 लिमिट जो एडवांटेजेस हैं वो है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करा है। जैसे क्राइसिस क्या होते हैं, जब कोरोना वगैरह आती है ना, कोविड-19 वगैरह आया था, तो उस टाइम पे जब कोई भुखमरी बीमारी आ गई, जैसे उस टाइम पे हम ना तो जॉब कर पा रहे ना कुछ और चीज़, तो हमें फूड नहीं मिलेगा उसकी वजह से, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है बफर स्टॉक हम मैनेज करके चलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ताकि हम फूड को अच्छे से बांट पाएँ लोगों के बीच में। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 आया था, हमने फ्री में लोगों को खाना बांटा था, सपोर्ट करा था मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ को। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो हमें लिमिटेशंस करनी है। तो लिमिटेशन में बात करूँ तो सबसे पहली है लीकेज एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेन। देखो, एक तो आपको एक दो ही वीट मिलेगा, राइस मिलेगा, ऑयल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एरर इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज की, एक्चुअली में किसको ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास, उन लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, तो उनको ये खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो हमारा ही दिमाग वो है, हम ही नहीं समझ पा रहे लोग किनको ज़रूरत है एक्चुअली में। क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, अब लोग मानते हैं कि ये जो फूड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्रॉस वेरी स्टेट होता है, तो उसमें परफॉर्मेंस भी अलग अलग आती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो वो करने हैं। एक तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए कि कौन एक्चुअली में किसको ज़रूरत है। करप्शन और लीकेज, बीच में से ही उसको खा ले रहे हैं लोग। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे पास, हम इतने चीज़ों को स्टोरेज नहीं कर पा रहे। न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, वो राइस और वीट और ऑयल है और कुछ नहीं, फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह। मैनेजिंग राइडिंग फूड सब्सिडी का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और न्यूट्रल सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इन दोनों में क्या है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फोकस करता है सीरियल्स पे, मतलब अनाज पे, जैसे कि वीट और राइस पे, ठीक है, ये इस पे फोकस करता है। जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें पल्सेस हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। लेकिन ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये सिर्फ राइस और वीट पे फोकस करता है। तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको फूड में डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए, इम्प्रूव करते हैं डाइवर्सिटी, जिससे माल न्यूट्रिशन कम होगा। अब क्या क्या रिसेंट में रिफॉर्म्स आए जो कि इसको हेल्प करते हैं करने में, तो रिसेंट के रिफॉर्म्स की बात करूँ तो डिजिटाइजेशन ऑफ राशन कार्ड, अब राशन कार्ड डिजिटल बनने लगे जिससे ट्रांसपेरेंसी हो गई। आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिक, अब आधार कार्ड से आपको मिलेगा जिससे डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड अलाउ कर दिया गया, ठीक है। और अब आपके पास जैसे कि अगर आप अभी दिल्ली के अंदर हो, तो आप दिल्ली के अंदर रहते हो, तो अगर आप हरियाणा के हो और दिल्ली के अंदर रहते हो तो आपके पास राशन कार्ड है, तो वहाँ से आप ले सकते हो जो भी आपका अनाज वगैरह वो, ठीक है। तो अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक कोल्ड स्टोर है इंडियन फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। चैलेंजेस भी हैं जैसे कि लीकेज, एक्सक्लूसिव एरर्स, लिमिटेड न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ठीक है। लेकिन इनको हम अगर अच्छे से करें और बेटर इम्प्लीमेंटेशन करें तो हम फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों को अचीव कर सकते हैं, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, डिस्कस द मेजर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स जो कि आ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, और मेजर सजेस्ट करो हमें जिससे हम इस एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है इसको अचीव कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बिना नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, उनको हार्म किए बिना। आपका जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा इन्वायरमेंट वगैरह पे, तो ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ। हम आपकी जो प्रेजेंट नीड है वो तो फुलफ़िल कर पा रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर की नीड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब कंसेप्ट क्या होता है एग्रीकल्चर ग्रोथ का, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करती है एफिशिएंट यूज़ करो नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें आता है लैंड, वाटर, एयर और अदर रिसोर्सेज। इससे सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जिससे और ऐसे इस तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ लो ताकि नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़राब ना हो। ये प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तीनों को कंबाइन करके चलती है, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है फूड सिक्योरिटी में। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है, इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूशन है और डिग्रेडेशन है उसको कम करती है, स्टेबल इनकम प्रोवाइड करती है रूरल लिवलीहुड को,
अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेजर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में। तो पहला लैंड डिग्रेडेशन, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, जिससे सोइल की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। अब उसकी वजह से सोइल इरोजन हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है सोइल की फर्टिलिटी, और जिससे रिड्यूस हो रही है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे एरिया हैं जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं डिग्रेडेशन से, ठीक है। उसके बाद वाटर की सिकेरिसिटी, तो वाटर की सिकेरिसिटी की बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकाल रहे हैं ग्राउंड से, तो वहाँ पे पानी की कमी आ रही है। एग्रीकल्चर ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है तो वाटर स्टोरेज शॉर्टेज आ रहा है, जिससे फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो सकता है या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स आ रहे हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन को। जैसे सूखा पड़ गया, फ्लड्स आ गए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गई, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। फोर्थ, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मोस्ट इंडियन फार्मर्स ऑपरेट करते हैं स्मॉल फॉर्म, और स्मॉल होल्डिंग्स डिफ़िकल्ट बना देती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर ऑफन नॉट अचीव, जैसे कि आपका इतना सा खेत है और वैसे ये कंपैरिजन इतना खेत था, वो बांट बांट के सबको इतना इतना दे दी। अब इस पर क्या ही मशीन चलाओगे, आप हाथों से काम कर सकते हो। डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी, आप फोकस कर रहे हो क्रॉप्स पे, बहुत ही कम क्रॉप्स पे, जिससे जो क्रॉप की डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है। आप वीट और राइस पे फोकस कर रहे हो, और तो चीज़ आप बो ही नहीं रहे हो, जिससे बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, वल्नरेबली पेट्स और डिसीज़ मर रहे हैं। फिर अब ये हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी सस्टेनेबिलिटी के। अब हम इनको कैसे ठीक करें, मेजर्स क्या क्या हैं, तो अभी हमें वो मेजर्स देखने हैं। तो पहला, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट करो। दूसरा, बैलेंस्ड यूज़ ऑफ इनपुट। तीसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, प्रमोट करो ड्रिप, स्प्रिंकल्स, इरिगेशन सिस्टम। ये इनकरेज करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट डेवलपमेंट, जैसे कि जो बरसात का पानी आ रहा है उसको रोको, स्टोर करो, जिससे इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करती है और वाटर वेस्टेज कम होती है। बैलेंस्ड यूज़ ऑफ इनपुट, हर चीज़ का ज़्यादा यूज़ मत करो, ज़्यादा यूज़ करना भी हानिकारक होता है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो जितना नेसेसरी उतना यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो आपकी जो लैंड है वो ख़राब हो रही है। सोइल टेस्टिंग, साइंटिफिक इनपुट्स यूज़ करो, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप शिफ्ट करो वाटर इन्वेस्टिंग क्रॉप से लेस वाटर डिमांडिंग। पहले आप इतने वो क्रॉप्स बना रहे थे जिसको वाटर ज़्यादा चाहिए, अब ऐसी बनाओ जिनको वाटर कम चाहिए, ठीक है। जैसे पल्सीज, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो, अवेयरनेस लगाओ लोगों के बीच में कि आप ये प्रैक्टिस है, इसकी वजह ये कर सकते हो आप लोग। इन्वेस्टमेंट करो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में, ताकि साइंटिस्ट रिसर्च करें कि ये चीज़ करने से ये चीज़ें हो रही हैं। प्रमोट करें एग्रीकल्चर को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को। अब सरकार के क्या क्या इंसेंटिव्स हैं जो कि इसके ऊपर लिए गए हैं सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सच्चनी योजना, ठीक है, पहली ये योजना। फिर है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये आप 3 प्रोग्राम्स देख सकते हो। देन कंक्लूजन आप खुद रीड कर सकते हो इसको। आई होप रीड कर लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इश्यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज एफिशिएंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू फर्टिलाइजर्स, वाटर एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स, हाउ एन एफिशिएंसी बी इम्प्रूव्ड। तो हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे आती है एग्रीकल्चर में, और कैसे हम उनको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो देखना है। रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं एफिशिएंसी के लिए, ताकि एग्रीकल्चर के जो इनपुट हैं उससे एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ सके। रिसोर्सेज क्या यूज़ करें हम लोग, पहले वो देखते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। फर्टिलाइजर्स, वाटर, सीड्स, लेबर, मशीनरी, ये 4 रिसोर्सेज। उसके बाद है हमारा एयर बोल सकते हैं, जो लेबर हो गया। उसके बाद लैंड बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये हेल्प करती हैं इंक्रीज़ करने में आउटपुट, रिड्यूस करने में कॉस्ट, प्रोटेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को। इंडिया के अंदर इनको इम्प्रूव करना नेसेसरी है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कर पा रहे हैं।
अब देखो रिसोर्सेज यूज़ एफिशिएंसी का रेफर्स, इसका मतलब होता है ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम अवेलेबल इनपुट। आपके पास इतने रिसोर्सेज है, उसमें इतना काम करो कि आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल सके। वेस्टेज कम करो, इंक्रीज करो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट यूज़ करो रिसोर्सेज का ताकि आपकी इनकम बढ़ सके और सस्टेनेबिलिटी हो सके। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंसी इन फर्टिलाइजर यूज़। अब हम ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते फर्टिलाइजर्स का, उससे हमारी क्रॉप भी ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा किस तरीके से यूज़ करें ताकि एफिशिएंसी आए उस यूज़ में, ठीक है। तो वो देखनी है हमें। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्रीज़ करने में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब वाइट रिवॉल्यूशन आया तब से। हावेवर एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इससे सोयल जो है वो अफेक्ट होती है हमारी। फार्मर्स कई बार नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं। इम्बैलेंस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे एफिशिएंसी भी कम होती है आपकी और प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी बढ़ती है क्योंकि वो महंगे आते हैं। उसके बाद है एफिशिएंसी इन वाटर यूज़। अब फर्टिलाइजर का हो गया, एक रिसोर्स हो गया, दूसरा रिसोर्स है वाटर। तो वाटर को किस तरीके से यूज़ करें कि उसमें एफिशिएंसी आए। वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनपुट है। तो इंडिया डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पे। तो वेस्ट मत करो, ओवर यूज़ मत करो ग्राउंड वाटर का। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड मत यूज़ करो जिससे वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा आगे है एफिशिएंसी इन अदर। अब वाटर हो गया हमारा और हमारा जो वो था क्या नाम था उसका, फर्टिलाइजर्स हो गया। अब और भी तो हैं तो उनका कैसे यूज़ करें वो देखने वाले हैं। तो औरों का नाम देखो, सीड्स, लेबर और हमारा मशीनरी, एनर्जी और हमारा ये, बस इतने हैं हमें ये और पढ़ने हैं। तो सीड्स का कैसे, क्वालिटी सीड्स यूज़ करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और क्रॉप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए, जो कि सर्टिफाइड हैं। इम्प्रूव्ड सीड्स जो कि फसाई ने सर्टिफाइड के हैं, FSAI ने, ठीक है। उसके बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जाती है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। जितनी ज़्यादा आप लेबर को स्किल सिखा सकते हो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी ताकि वो अडॉप्ट कर सके मॉडर्न टेक्निक्स को। मशीनरी फार्म मशीनरी रिड्यूस करती है टाइम और लेबर की रिक्वायरमेंट, तो उनका जितना ज़्यादा हो सकता है उतना यूज़ करो। एफिशिएंट यूज़ करो एनर्जी और फ्यूल का जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए, और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके सोर्सेज को यूज़ करो। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं रिसोर्सेज यूज़ एनर्जी एफिशिएंसी को। तो सबसे पहली स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में कि कैसे साइंटिफिक जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनका यूज़ करना है। एक्सेसिव सब्सिडीज़ मिल रही हैं, ओवर यूज़ हो रहा है इनपुट्स वगैरह का, और इनएक्विटी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड एक्सेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन का। अब क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम लगा सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इम्प्रूव हो सके रिसोर्स की, ठीक है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। तो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र यूज़, प्रमोट करो सोयल टेस्टिंग को, सोयल हेल्थ कार्ड्स को, जिससे हम ये टेस्ट कर सकें कि हमारी जो सोयल है उसको किस वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, जितना वाटर चाहिए उतना ही यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ मत करो। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड वगैरह बनवा दो जिससे, और ऐसी क्रॉप्स बो जिससे लेस वाटर कम इंटेंसिव, जिनको वाटर कम चाहिए। टेक्नोलॉजी एडप्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी अडप्ट करो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंप्रूव करो, सीड्स को एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करो। फिर है फार्मर एजुकेशन एंड एक्सटेंसिव सर्विसेज, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि वो एफिशिएंट यूज़ कर पाए मैनेजमेंट का और इम्प्रूव कर पाएँ एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज, अडप्शन और साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स का वो यूज़ कर पाए। पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जिससे ये सारी चीज़ें इनक्रीज हो, जैसे कि आप लोग सब्सिडीज़ दे सकते हो जिससे वेस्टेज कम होगा चीज़ों का, और आप लोग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बता सकते हो इंसेंटिव्स के थ्रू, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो इरिगेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि होंगे अगर हम इन रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा दें तो एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट जो है कल्टीवेशन की वो कम आएगी, बेटर फार्म इंक्रीज, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। कंजर्वेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ये सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब कंक्लूजन पढ़ो।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर फॉर फ्यूचर ग्रोथ, इनहेंस फार्म इनकम। इंडियन एग्रीकल्चर का फ्यूचर ग्रोथ में और अगर फार्म की जो इनकम है उसको इनहेंस करे तो उसमें क्या इम्पैक्ट रोल होता है डाइवर्सिफिकेशन का। ठीक है, तो ये देखना है। इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल फोकस था फूड ग्रेन्स पे, जैसे कि राइस और व्हीट पे, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से फार्मर की इनकम बढ़ रही है। इस इनकम को बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस हो रही है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की। मतलब हम व्हीट और राइस तो उगा रहे हैं, उसके साथ साथ हम पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब की भी खेती कर रहे हैं अब। ठीक है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है शिफ्ट करना फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन टू वाइडर रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड अलाइड एक्टिविटीज़। पहले आप एक क्रॉप बोते थे, अब 2-3 क्रॉप बो रहे हैं, तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें हॉर्टिकल्चर, डायरी, पोल्ट्री, फिशरीज, फोर्टिकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग आता है। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है फार्मर्स को ताकि वो इनकम अर्न कर सके मल्टीपल सोर्सेज से। डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको एक सिंगल क्रॉप पे। जैसे कि आपने कपास, कॉटन बो दी, अब आपकी वो कॉटन ख़राब हो गई तो आपने व्हीट भी बो रखा था, ठीक है, या फिर पल्सेस बो रखे थे, तो आपको एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो हायर फार्म इनकम। अब आपने एक से ज़्यादा क्रॉप बोई हैं तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन से आपकी ज़्यादा इनकम आएगी। रिस्क रिडक्शन, अब आपको एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर वेदर हो या फिर प्राइसेस की वजह से उस क्रॉप पे इम्पेक्ट हो गया तो आपके पास दूसरी क्रॉप है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपनी जो फार्म है उसमें काम करवा सकते हो। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपके पास इतनी जगह है तो आप उसका अच्छे से अच्छा यूज़ कर पा रहे हो, जिससे सोइल की हेल्थ भी बढ़ रही है और जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे रेफर्स टू कल्टीवेशन इन एरिया विद लो एंड अनसर्टेन रेनफॉल। ऐसे एरिया में क्रॉप फार्मिंग करना जहाँ पे बहुत ही कम या फिर कभी बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बारिश नहीं होती। लार्ज पार्ट इंडिया एग्रीकल्चर का फॉल करता है ड्राई लैंड रीजन्स में। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है मिल्क्स की तो वहाँ पे इंक्रीज अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है उन लोगों के लिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं वो। इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब चैलेंजेस क्या है, एक तो रेनफॉल कम है और सूखा पड़ रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम आ रही है, ये चैलेंजेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, तो हमारी ये 3 चैलेंजेस थे उस चीज़ के, ड्राई लैंड फार्मिंग के। अब उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो ये अवॉइड करती है सिंथेसिस फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को। मतलब आप फर्टिलाइज़र खेत में कुछ भी बो रहे हो तो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ मत करो। ठीक है, नेचुरल इनपुट यूज़ करो, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक इम्योर, ये सब यूज़ करो, इन्वायरमेंटली काम करो। ठीक है, सोइल की हेल्थ को ख़राब मत करो। इससे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, कि जिस लोग ऐसे गेहूँ खरीद रहे हैं जिनमें खाद वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गए। आपको एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, सोइल फर्टिलिटी भी बढ़ रही है आपकी। आप ज़्यादा खाद वगैरह ऐसे सिस्टम यूज़ नहीं करोगे तो आपका डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिक्किम इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, तो ये आप याद कर सकते हो। सिक्किम है इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। अब है इसके चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनिक के, तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होगा। हायर सर्टिफिकेट तो मिलेगी लेकिन मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, आप लोगों को बताओगे कि ये ऑर्गेनिक है। लिमिटेड अवेयरनेस है फार्मर्स के बीच में, लोगों को पता नहीं है। उसके बाद है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग मेथड जहाँ पे मिनिमम यूज़ करना होता है एक्सटर्नल इनपुट्स का। लोकली अवेलेबल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का है, जैसे कि काऊ का डंग, काऊ यूराइन, खाद के लिए यूज़ किया जाता है ये, तो आप ये यूज़ करो। ऑब्जेक्टिव है कल्टीवेशन की कॉस्ट कम हो और सस्टेनेबिलिटी बढ़े। अब इससे एक तो आपको इनपुट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इनपुट्स। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो रही है स्मॉल फार्मर्स के लिए। इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो चैलेंजेस लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंसेस हैं इसके, अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, और फार्मर्स को ट्रेनिंग और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं करती डाइवर्सिफिकेशन को, तो ये देखते हैं।
तो प्रमोशन करती है हॉर्टिकल्चर एमिशंस का, एलाइड सेक्टर का, तो यस। सपोर्ट करती है मिलेट प्रोडक्शन बहुत सारी स्कीम्स के अंदर कि आप अगर इन चीज़ों का प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये सब्सिडीज़ वगैरह मिलेंगी। कुछ प्रोग्राम्स भी बना रखे हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट करती है मार्केटिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हाँ, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है फुल तरीके से। उसके बाद आपका ये कंक्लूजन है। हाँ, तो आप पढ़ लो एक बार। सो आई होप पढ़ लिया होगा कंक्लूजन और समझ भी आया होगा। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एग्रीकल्चर, इम्प्रूविंग फार्मर वेलफेयर। तो 1947 से लेके आज तक जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है एग्रीकल्चर का, तो वो कैसे बढ़ा और इन चीज़ों की वजह से क्यों बढ़ा, ठीक है, वो एनालाइज करना है। तो इंडिया एग्रीकल्चर अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ मार्केटिंग सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स की इनकम बढ़ी और रिस्क कम हुआ, ठीक है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर रिक्वायर है नॉट ओनली प्रोडक्शन, आपको सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करना, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो क्या होती है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। जैसे आपने व्हीट बोई तो उनको बेचना मार्केट के अंदर जाके, तो वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर आप अच्छी तरीके से बेच पाते हो उन चीज़ों को तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे, ठीक है। रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, जिससे रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज है वो रिड्यूस हो गया। जैसे गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंज्यूमर्स से ले रहा है और कंज्यूमर्स से गवर्नमेंट ले रही है और फिर कंज्यूमर्स को दे रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर आप अच्छे से मार्केटिंग सिस्टम फॉलो करो तो आपकी इनकम है वो भी इंक्रीज होगी और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। कुछ मार्केट्स भी बनाए हैं जो कि सरकार ने ही बनाए, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एग्रीकल्चर जो भी है ट्रेडिंग कोस्ट वो पूरी इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी बेच सकते हो। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट किया है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखनी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, इरिगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये चीज़ें बनाना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हम ये चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं तो उनको बोलते हैं डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही कॉस्ट कम आएगी, आपकी लॉसेस कम होंगे और मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी होंगी तो लोगों को, फार्मर्स को स्ट्रेस कम रहेगा और वो जब प्राइस अच्छा आएगा तभी बेचेंगे, ठीक है। रूरल रोड कनेक्ट करते फार्मर्स को मार्केट्स के साथ, और अगर रोड्स वगैरह अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेडिंग कर सकते कहीं पे भी। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ क्रॉप इंश्योरेंस। तो एग्रीकल्चर डिपेंड होती है वेदर कंडीशंस पे और नेचुरल फैक्टर्स पे, और क्या पता आपकी बार वेदर कंडीशंस और ख़राब हो जाए तो आप क्रॉप इंश्योरेंस करा सकते हैं, जो कि आपको अगेंस्ट लॉसेस प्रोटेक्ट करती है। फार्मर को कोई भी लॉस हो जाए उस क्रॉप की वजह से, ड्राफ्ट आ गया, फ्लड, पेस्ट्स, अदर रिस्क, तो क्रॉप इंश्योरेंस आपको पैसा देगा। इंश्योरेंस सर्टेनिटी रिड्यूस करता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। इससे फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर आपकी क्रॉप ख़राब हो गई, आपको लॉसेस आ गए, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है? एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करता है आपको फार्मर्स को क्रेडिट का एक्सेस, कल्टीवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग लोन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। लोन्स हेल्प करते फार्मर्स को, वो बीज वगैरह खरीद ले, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और जो भी ज़रूरत है उनको वो चीज़ों की वो खरीद सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, मतलब ये नहीं है जो गांव में लोन वगैरह देते हैं ना हाई ब्याज वगैरह पे, तो इंटरेस्ट वगैरह पे, तो उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सिडाइज प्राइस पे गवर्नमेंट से ही ले सकते हो। अफोर्डेबल फाइनेंस, जैसे नाबार्ड, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब न्यू टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी।
इम्प्रूव किया है हमने सीड्स मैकेनिज्म इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ को, जिसकी वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करी है कि वेदर कैसा रहेगा, प्राइस क्या रहेंगे और फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे क्या कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही है और डिसीजन जो मेकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है इसके अंदर, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है हमें ये देखना है। तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है फार्मर्स को ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिसिस का यूज़ करके। तो ये हमारा था। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरकास्ट करती है कि वेदर की कंडीशंस कैसी हैं और कौन कौन से पेस्ट हैं जो कि अटैक कर सकते हैं और क्रॉप को हमारी कौन कौन सी डिसीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। ये इम्प्रूव करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट और रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन के रिस्क। एआई बेस्ड टूल्स हमें सपोर्ट करते हैं हम फार्मिंग अच्छे तरीके से करें और एफिशिएंट जो इनपुट्स हैं उनका यूज़ कर पाएँ। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन फार्मर वेलफेयर के लिए। अगर आपकी प्रोडक्शन हाई होगा फिर उससे जो आपकी ज़मीन है, सोइल है, वो अच्छी रहेगी। अच्छे से आप एक्सेस कर सकते हो मार्केट का और फेयर प्राइजेस पे, जिससे रिड्यूस रिस्क कम होता है और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आपका रिस्क कम होता है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है बिकॉज आपको एफिशिएंट यूज़ करते हो रिसोर्सेज का और सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं। फार्मर की इनकम बढ़ती है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड आता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी पे आपने कुछ खरीद लिया तो इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। अब चैलेंजेस भी हैं, लिमिटेड अवेयरनेस है, लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। इनएक्विडिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरिया में डिजिटल चीज़ें नहीं है, हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस्ड हैं। उसके बाद है यहाँ पे लिमिटेड इंश्योरेंस कवरेज है, डिले क्लेम वगैरह सेटलमेंट नहीं कर सकते आप अच्छे से। एंड देन अनइक्वल एक्सेस है क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। हम क्या क्या सजेशंस हैं जो कि इनको दे सकते हैं। एक्सपेंड डिजिटल लिटरेसी, लोगों को समझाओ कि ये डिजिटली चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर। फार्मर को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करो, इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में भी प्रोवाइड करो। और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है जैसे नाबार्ड वगैरह जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इंक्रीज़ करो, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाओ लोगों के बीच में कि आप इंश्योरेंस वगैरह करवा सकते हो, अफोर्डेबल चीज़ें आप एआई से सॉल्यूशन ले सकते हो चीज़ों का। स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। सो आपको आई थिंक समझ आए होंगे सजेशंस। अब ये कंक्लूजन आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, फाइनेंस, न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रिस्क कम होता है, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ होती है। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पॉलिसी के बारे में समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा, उससे क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा और फार्मर्स का जो वेलफेयर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट रहती है हमारी। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जो इंडिया के अंदर हुआ है, ट्रेंड्स डिस्कस करने, तो सारा हम बाद में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के अंदर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मूव किया इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल के अंदर, जिसमें हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो डेवलपमेंट है सिंस इंडिपेंडेंस वो कैसे और कितना हुआ, तो अर्ली प्लानिंग पीरियड देखते हैं। गवर्नमेंट पहले फोकस करती थी 1950 और 80s के बीच में फोकस करते थे इंडस्ट्रीज़ कौन सी भी, स्टील, मशीनरी और पावर इंडस्ट्रीज़ भी। स्टील के अंदर टाटा इंडस्ट्री सबसे पहली बनी थी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि डोमिनेंट रोल प्ले करते थे इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। डोमिनेंट रोल मतलब जैसे घर में बड़ी दीदी होती है ना, उसका रोल चलता है, वैसे ही मार्केट के अंदर पब्लिक सेक्टर का चलता था, गवर्नमेंट का। इंडस्ट्रियल लाइसेंस थे, कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ज़्यादा चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव था स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बने, जैसे स्टील प्लांट्स बने थे, ठीक है, ये चीज़ें प्लेसेस हैं। दूसरा पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज़ 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, जो कि 1991 में आए। इसके बाद की कैसी कंडीशन थी, इससे लाइसेंस तो रिड्यूस कर दिया गया और एफडीआई बना दिया गया, जिससे ये हमारा प्राइवेट सेक्टर भी प्रमोट हो। कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ मार्केट ओरिएंटेड बन गई और ग्लोबल मार्केट्स के साथ कंसर्न करने लगी, उनसे भी बातचीत होने लगी इन लोगों की, और ग्रोथ हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में।
अब क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इंडिपेंडेंस के बाद से। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो सेक्टर की इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है वो भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, प्रोडक्शन मॉडर्न के मेथड्स आते जाएंगे, वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोग्राम्स हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, जिनका एम है मैन्युफैक्चर सेक्टर को अच्छे से अच्छा बनाएं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलवेज तो इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी यहाँ पे, जैसे ऐसे पीरियड होता है यहाँ पे हाई पे चली जाती कभी ग्रोथ, कभी स्लो पे, अब बढ़ रही है फिर डाउन आ रही है। तो अब हम क्या पॉलिसीज़ बनाएं? कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज़ का, अब क्या क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं? तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन ने कंपटीशन इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि अब कोई भी मार्केट में आ सकता है बिना किसी लाइसेंस वगैरह के, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंक्रीज़ करती है इनोवेशन, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स आ गए जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। ग्रेटर इंटीग्रेशन ग्लोबल के साथ, अब है MSME और लार्ज इंडस्ट्रीज़, ये डिस्कस करना है। तो रोल ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दोनों के अंदर। ये प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एक बंदा आ रहा है वो बिज़नेस स्टार्ट करे अपने दिमाग से। रीजनल डेवलपमेंट, गाँव का भी डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको लो इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है? एक तो लिमिटेड फाइनेंस होता है, इनके पास पैसा कम रहता है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स है, हाई कंपटीशन है लार्ज फर्म से, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इनके पास प्रॉब्लम्स है। रोल क्या है लार्ज इंडस्ट्रीज़ का? लार्ज इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं आउटपुट के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़। लार्ज फर्म प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से, जिससे प्रोडक्शन, जैसे आपकी अंबानी की जो ये है कंपनी, इसका ज़्यादा कंपटीशन होगा। अगर कोई और दूसरी कंपनी जियो की तरह नेट वगैरह प्रोवाइड करे, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, इसी को खरीदेंगे। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश किए गए थे, बनाए गए थे ताकि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें और असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो कि एफिशिएंसी और प्रॉफिट के इशू हैं, क्योंकि पब्लिक प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म्स आए थे LPG 1991 के बाद, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्टेंट बन गया। इसमें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। प्राइवेट फर्म्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी GDP ग्रोथ के अंदर और हमारे डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ फेस करें। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये डेफिशिएंसी है। स्किल शॉर्टेज, लेबर मार्केट इशू, लोगों के पास स्किल्स नहीं है किसी भी चीज़ की, लेबर के अंदर, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लो इन्वेस्टमेंट, रिसर्च नहीं कर रहे लोग, रिसर्च और डेवलपमेंट पे तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। कंपटीशन है ग्लोबल प्रोड्यूसर से, जैसे मिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन तो इंडिया ही कर रहा है, इंडिया के बाद यूरोपियन यूनियन है जो कि 27 कंट्रीज़ का एक महाद्वीप है, तो वो कर रहा है। उसके बाद रीजनल डिस्पेरिटीज, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन से हरियाणा और यूपी में तो ठीक है फ़ायदा हुआ, लेकिन और कहीं पे भी नहीं हुआ, तो रीजनल डिस्पेरिटीज। अब इसका कंक्लूजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्ले करता है वाइटल रोल इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें इंडस्ट्री ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस और जो पॉलिसीज़ हैं रिफॉर्म्स, ये स्ट्रेंथ करते हैं, इस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। चैलेंजेस आए यहाँ पे MSME से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस, इन सब से रिलेटेड, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे इतना इनोवेशन स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये हमारे लिए एसेंशियल है ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके फ्यूचर के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये वन शॉट। देखो क्या क्या चीज़ हमने कंप्लीट की यहाँ पे। सो लेट्स सी दैट। हमने एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस देखी, इंडिपेंडेंस देखी, फिर फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं वो देखिए, फिर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रल सिक्योरिटी, MSP प्राइस पॉलिसी, सब्सिडीज़, कैश ट्रांसफ़र देखा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, यूज़ कैसे करें रिसोर्सेज को, एफिशिएंसी, डाइवर्सिफिकेशन, ड्राई लैंड, ऑर्गेनिक, जीरो बजट फार्मिंग, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री में ग्रोथ, MSME, एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस और रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, डू वॉच दैट, एंड उसके अंदर सारी प्रोसेस बताइए, बिल्कुल फ्री ऑफ नोट्स, जो नोट्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे इसके बीच में, तो वो आप लोग बता सकते हो।